हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इकोनॉमिक सीरीज को, जिसमें कि आज हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में। जिसमें कि हम पढ़ेंगे बैंक्स जो है नेशनलाइज्ड हुई क्यों, बैंक में जो होता है आरबीआई का क्या रोल होता है एज अ सेंट्रल बैंक, बैंक्स शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में क्या डिफरेंशिएशन है। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, और मेनली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो हम क्रिस फॉर्मेट में कवर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सीधी तरीके से कवर करते हैं क्रिस फॉर्मेट में। सो लेट्स बिगिन। अब हम बात करते हैं बैंक। पहले हम बैंक के बारे में जान ले, बैंक होती क्या है, बैंक क्या रोल प्ले करती है। बैंक एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी, एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी। कैसे इंटरमीडिएटरी? लाइक कि मेरे पास सेविंग अकाउंट है मेरा एक्सिस बैंक में, सेविंग अकाउंट है मेरा एक्सिस बैंक में। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने 5000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, इसके बदले मुझे क्या रिटर्न, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। मैंने क्यों डिपॉजिट किए? क्योंकि मेरे पास था सरप्लस फंड। यस। और ये बैंक क्या करेगी, इसी डिपॉजिट को उठा के एज अ लोन या फिर एंड एडवांसेस दे देगी जिसको जरूरत है, दोज हु रिक्वायर फंड। यस। तो ये इससे क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट। इससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी और हमें क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। बट ये जो हमें इंटरेस्ट देगी ये लो इंटरेस्ट होता है, और जो चार्ज करते हैं वो हाई इंटरेस्ट होता है। यस। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में, तो वो इनका क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? बैंक के प्रॉफिट को स्प्रेड। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्प्रेड क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है वनडे एग्जाम्स में। हमें ये चीज लाइटली नहीं लेके जाना। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं। समझ आ गया बैंक कैसे इंटरमीडिएटरी का काम करती है? अब हम बात करें कि अगर हम बैंक को बोलें बैंक्स होती क्या है, अगर हमें लिखना हो तो इंट्रोडक्शन में, मेंस वगैरह के एग्जाम में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बैंक्स refers टू अ नेटवर्क। नेटवर्क किसका होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that परफॉर्म बैंकिंग एंड अलाइड फंक्शंस। अब ये क्या होता है? बैंकिंग फंक्शंस क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। बैंकिंग फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इस बैंक में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? इट इंक्लूड्स, कौन कौन सी बैंक्स इंक्लूड हो सकती है? कमर्शियल बैंक्स हो गई। यस। इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड बैंक हो गई। अब हम बात करेंगे इन डिटेल की कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक्स क्या होती हैं, एक्सेट्रा। ये क्या प्रोवाइड करती हैं? डेट प्रोवाइड लोन्स, दोज हु रिक्वायर फंड। यही तो होता है बैंक। बैंक एक तरीके का नेटवर्क है किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जो कि परफॉर्म करती हैं बैंकिंग और अलाइड फंक्शंस को। अब बैंकिंग फंक्शंस क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे, बट पहले हम ये जान लें कि बैंक का रोल क्यों होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है बैंक का। इंपॉर्टेंस अगर जाने हम बैंकिंग सिस्टम की, तो ये क्या कर रहे हैं? ये मोबिलाइज कर रहे हैं ना, किसको? सेविंग्स को। ये सेविंग को मोबिलाइज कर रहे हैं। ये डेवलप, ये क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। मैं बताऊंगी कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे मोबिलाइज कर रहे हैं सेविंग्स को। अभी मैं लिख लूँ बस, फिर मैं एक एक चीज बताती हूँ। ये क्या कर रहे हैं? ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रिड्यूस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रिड्यूसेस। अगर हम चौथा पॉइंट बोले हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। ये रिड्यूस कर रहे हैं प्राइवेट मोनोपोलीज को।
और 2-3 पॉइंट आप बताएंगे अपने आप सोच के। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है। ये नहीं हमें प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं तो हमें बस उसका ही उसका पढ़ना है, हमें जो है अपना क्रिटिकल थिंकिंग भी इवॉल्व करते जाना है। तो इसीलिए मैं साथ के साथ ये बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जो है हमें पता होता है तो हमें इंटरेस्ट आता है, रटने वाली चीज़ों में बहुत हो जाती है प्रीलिम्स में। तो इसीलिए अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग रखेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा उस सब्जेक्ट में, ठीक है। अब मैं बताऊँ कैसे मोबिलाइज करते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट है। एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट है। बैंक जो है एज अ इंटरमीडिएटरी काम कर रही है। मैंने यहाँ पे जाके डिपॉजिट कर दिए फंड 5,000 रुपीज, मैंने बताया था जैसे, वही मैं एग्जांपल ले रही हूँ। और ये किसी को ज़रूरत पड़ गई वो इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे उनको फैक्ट्री खोलनी थी क्लॉथ्स की। तो उनको ज़रूरत पड़ गई फंड की, तो वो कहाँ पे गएंगे, बैंक के पास गए। उनको क्या मिल गया, पैसा मिल गया, एज अ लोन मिल गया उनको। और वो इसके लिए क्या इंटरेस्ट पे करेंगे। यस। तो मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया था, यहाँ पे मेरी सेविंग थी। फिर बैंक ने क्या काम किया, मोबिलाइज कर दी सेविंग को। ये जो फैक्ट्री है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी कि नहीं करेगी, इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी, जीडीपी में प्रोडक्ट वो देगी, अपना कंट्रीब्यूशन देगी। यस, कंट्रीब्यूट करेगी जीडीपी में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी। अब सपोज करो दो फैक्ट्रीज थी दिल्ली में, जो थी दो फैक्ट्रीज थी, किसकी, क्लॉथ्स की। बट अब तीसरा इंसान भी आ गया, क्यों, क्योंकि बैंक ने इसको फंड प्रोवाइड कर दिया। तो ये प्राइवेट मोनोपोलीज को भी खत्म कर दिया इसने, रिड्यूस कर दिया। और अगर ये दो फैक्ट्री इनकी मोनोपोली रहेगा तो इनका क्या, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता जाएगा। बट इसको खत्म जो है करने की कोशिश की गई बहुत हद तक, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रिड्यूस करने की कोशिश बहुत ज्यादा की गई है बैंक्स के थ्रू, क्योंकि ये फंड प्रोवाइड कर देते हैं। समझ आया ऐसा क्यों हुआ। यही रीजंस हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, ये करता है, ये सारे काम से। अब हम पढ़ लें कि फंक्शंस क्या क्या प्रोवाइड करता है। फंक्शंस क्या क्या प्रोवाइड करता है, इसके प्राइमरी फंक्शंस हैं बैंकिंग सिस्टम के, और सेकेंडरी फंक्शंस है। ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को, ग्रांट करता है एडवांसेस, जैसे मैंने बताया कि सेविंग्स को जो है, सेविंग डिपॉजिट होगा, फिक्स डिपॉजिट होगा, करेंट डिपॉजिट, रिकरेंट डिपॉजिट, ये हम मनी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हैं कि सेविंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, करेंट डिपॉजिट मीन्स करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट क्या होता है सब। तो वही एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को। फिर ग्रांट क्या करते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस। मीन्स अगर मैं कहूँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, ये लोन्स हमें पता ही है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी मैं बता दूं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर जिसके पास क्रेडिट कार्ड है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। कैसे, अगर मेरे पास लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, मेरे सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपीज। यस, बट क्रेडिट कार्ड ने मुझे अलाउ कर रखा है कि मैं 7,000 तक यूज कर सकती हूँ। तो ये जो 2,000 रुपये हो गए ना एक्स्ट्रा, 2,000 रुपये क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है मुझे बैंक। और इसके बदले मुझसे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे उसने एज अ लोन दे दिया। समझ आया। तो ये होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि मेरा जितने अकाउंट में था उससे ज्यादा मुझे पैसा मिल सकता है मेरी क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर। समझ आ गया। ये लोन्स। अब एजेंसी फंक्शंस क्या प्रोवाइड करता है बैंक, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड जो है पे करता है। अगर मैंने फिक्स करा रखा है कि मुझे हाउसिंग लोन जो मैंने ले रखा है वो हर महीने इंस्टॉलमेंट कटनी कटनी है, तो वो डायरेक्टली अब मेरे अकाउंट से उसमें जाके ट्रांसफर कर देगा मुझे, बिना इन्फॉर्म किए। बस मेरे पे क्या आएगा, मैसेज आएगा कि तुम्हारा फंड कट चुका है। तो ये क्या, ट्रांसफरिंग ऑफ फंड। पीरियोडिक पेमेंट्स, जैसे मैंने बताया पीरियोडिक पेमेंट हो गई, हाउसिंग इंस्टॉलमेंट जानी है, हर महीने कटनी कटनी है। तो मुझे याद नहीं रहा एज अ रिमाइंडर, तो मैंने बैंक से कह दिया कि वो ऑटोमेटिकली पे सेट कर दे कि मेरा ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसा कट जाया करे टाइम टू टाइम। चेक्स को कलेक्ट करता है, पीरियोडिक कलेक्शंस करता है, और अदर एजेंसी फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। यूटिलिटी फंक्शंस क्या क्या होगा, जैसे कि अंडर राइटिंग, लॉकर्स को प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम गोल्ड रखते हैं अपना, ये क्या हो गया, यूटिलिटी फंक्शन हो गया। ड्राफ्ट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स,
ये सब क्या है, ये बैंकिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। ये बैंक्स जो हैं फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बैंक्स जो हैं नेशनलाइज्ड हुई क्यों। बैंक्स प्राइवेट लोगों के हाथ में भी तो रह सकती थी, बैंक्स को नेशनलाइज्ड होने की जरूरत क्या पड़ी। तो अब अगर हम जाने, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी में 75% जो थे लोग वो किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। रूरल सोसाइटी में एग्रीकल्चर होगा। बट इनको जो पैसे की जरूरत होती थी कहाँ पे जाते थे, मनी लेंडर्स के पास जाते थे। और मनी लेंडर्स क्या थे, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। और ये जो फार्मर्स होते थे ये डेट ट्रैप में फंस से जाते थे। इससे क्या होता था, इससे स्लेवरी जो है बढ़ती जाती थी, गुलाम बना के रखते थे। फिर ये आओ ये काम करो, ये आओ ये काम करो, समझ आए, डेट ट्रैप में फंसते रहते थे। और इससे स्लेवरी जो बढ़ती रहती थी, डेट ट्रैप में फंसते रहते थे, तो इन पे कोई ऑप्शन नहीं होता था। फिर क्या हुआ, और बैंक्स जो हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या देखेंगे, अपना प्रॉफिट। बट उनको सेविंग्स मिलेंगी कहाँ पे ज्यादा, ट्रस्ट जो है वो कौन ज्यादा करेगा, रूरल अर्बन एरिया में करेगा, गांव के एरिया में ज्यादा ट्रस्ट नहीं होगा बैंकिंग सिस्टम पे। फिर क्या, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमें बैंक्स को नेशनलाइज करना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है, हमें रूरल्स इकोनॉमी को बूस्ट अप करना है, हमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है। मीन्स हमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को भी बढ़ावा देना है। ये नहीं कि एक ही सेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ाना है। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम को नेशनलाइज किया गया, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। और ये किसके थ्रू हुआ, ये हुआ बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसने जो है बैंक्स को नेशनलाइज किया। क्या ऑब्जेक्टिव थे, अगर हम ये देखें तो ऑब्जेक्टिव जैसे कि ब्रेक करना था किसका, मनी लेंडर्स के क्लंच को ब्रेक करना था, ब्रांच का एक्सपेंशन करना था रूरल डिस्ट्रिक्ट में, मोबिलाइज करनी थी सेविंग्स, आइडेंटिफाई करने थे एरियाज को जिसमें कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि हमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी थी, हमें सेक्टर्स को बढ़ावा देना था जो अनडिजर्व थे। समझ गए, इसमें क्या था, डेवलपमेंट करना था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। और क्या करना था हमें मेन, टू रिक्रूट एंड ट्रेन स्पेशलाइज्ड बैंकिंग स्टाफ टू अवेयर पीपल्स अबाउट द स्कीम। तो स्कीम्स में अगर वो मोबिलाइज करेंगे सेविंग्स को, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जिससे कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का ग्रोथ बढ़ेगा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वही चीज़ है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, समझ आ गया क्या ऑब्जेक्टिव्स थे नेशनलाइजेशन के, ये ऑब्जेक्टिव्स थे नेशनलाइजेशन के। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग होता क्या है। अगर मैंने जाके डिपॉजिट किया पैसा बैंक में, एक्सिस बैंक में मैंने सारा पैसा जाके डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, पर बैंक ने सारा पैसा लोन में दे दिया। अगर मैं गई 2 महीने बाद, बैंक के पास तो कुछ है ही नहीं, मुझे पैसा लौटाए कैसे, क्योंकि मैंने जितना पैसा दिया वो बाकी बैंक ने सारा लोन में दे दिया आगे। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि बैंक एज अ रिजर्व कुछ अमाउंट रखती है कि मैं जाऊं तो वो मुझे पैसा दे दें, एज अ रिजर्व अमाउंट रखती हैं, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो क्या है, एज अ लोन दे देती हैं। ये मैंने बताया है मनी क्रिएशन वाले में, मनी वाले चैप्टर में, कि रिजर्व कैसे रखते हैं, कितना परसेंट होता है, सीआरआर एसएलआर, ये तो हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। बट उसका थोड़ा क्रक्स जो था वो बता दिया था मैंने, ठीक है। तो ये होता है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, वही चीज़ है कि एज अ रिजर्व थोड़ा अमाउंट रखा जाता है, क्योंकि डिपॉजिटर कभी भी आ सकता है, तो उसको भी तो मनी देना है, उसका मनी तो देंगे देंगे, और बाकी का जो बचता है वो एज ए इन्वेस्टमेंट एज अ लोन दे देते हैं, एग्जाम्पल कंज्यूमर लोन। अब हम बात करें, आरबीआई जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है बैंक्स को, शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन अनशेड्यूल्ड बैंक्स।
अगर हम शेड्यूल्ड बैंक्स की बात करें तो उसमें कमर्शियल बैंक्स आ गए, कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए। कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन से आते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन सेक्टर बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। अगर हम बात करें पहले शेड्यूल्ड बैंक्स और अनशेड्यूल्ड बैंक्स की या नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की, तो उसमें हमें देखना जरूरी है शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में अंतर क्या होता है। शेड्यूल्ड बैंक्स वो होती है जिसकी पेड अप कैपिटल जो है 5 लाख होती है, बट इनकी कोई भी मिनिमम 5 लाख की कैपिटल नहीं होती इनकी, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आएंगे। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो। जो कैश रिजर्व रेशो है वो किसके पास रखना होता है? रिजर्व आ गया इसमें भी, तो एज अ रिजर्व या आरबीआई के पास रखना होता है बैंक्स को। बैंक्स को जो है रिजर्व वो दो पार्ट में रखना होता है, एस सी आर आर और एस एल आर। सी आर आर जो होता है वो आरबीआई के पास रहता है इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, बस मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, आउटलाइन बता दिया है कि ये होता है, ठीक है। सीआरआर जो होता है कैश रिजर्व रेशो, वो मेंटेन करना जरूरी होता है आरबीआई के साथ, क्योंकि ये शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, इसमें कमर्शियल बैंक्स आती हैं, ठीक है। और सीआरआर ये अपने आप ही मेंटेन करती है अपने पास ही। शेड्यूल जो है ये किस में लिस्टेड है? इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, एंड दिस इज नॉट लिस्टेड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 सेकेंड शेड्यूल में। इसका बोरोइंग्स जो होती है वो आरबीआई से होती हैं, बट ये बोरो नहीं कर पाती है आरबीआई से। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्मॉल बैंक्स जो होती हैं वो इस कैटेगरी में आ सकती हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की कैटेगरी में। रिटर्न्स जो होते हैं, पर्टिकुलर रिटर्न्स आर टू बी सबमिटेड, इनको सबमिट करना पड़ता है बट इनको सबमिट नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये हो गया शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में अंतर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरबीआई की। पहले आरबीआई का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, फिर आगे उसका स्टार्ट करते हैं, आरबीआई के फंक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। आरबीआई जो है वो किसकी रिकमेंडेशन से बना था? वो हिटलन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन से बना था 1926 को, जिसको में हम रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट करने, क्योंकि ये यूपीएससी चुका है और सकता भी है, ठीक है। आरबीआई जो है स्टेब्लिश हुआ था ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, बट इट वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। पहले जो आरबीआई था वो नेशनलाइज नहीं था, वो प्राइवेट लोगों के हाथ में था, इसमें प्राइवेट की फंडिंग बहुत थी, बट आफ्टर द नेशनलाइजेशन ये पूरी फुली गवर्नमेंट ओन एंटिटी, फुली गवर्नमेंट ओन्ड जो है बैंक बन चुकी है। आरबीआई कौन मैनेज करता है? आरबीआई को मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इनका जो है पहले हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, बट अब कहाँ पे है? अब है मुंबई में हेडक्वार्टर। बट इनके 4 बोर्ड्स हैं जो कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। बट इनका जो हेडक्वार्टर है वो अब कहाँ पे? मुंबई में है। पहले कहाँ पे था? कोलकाता में था, ठीक है। इट हैज 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स प्लस 15 डायरेक्टर्स। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द आरबीआई। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट में लिखना, नोट्स में, और उसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। अब हम बात करें फंक्शंस की कि आरबीआई क्या फंक्शन करता है इकोनॉमी में, इसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है। ये होता है मॉनेटरी मैनेजर है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसको मैनेज करता है, कि मॉनेटरी जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको कंट्रोल करता है। ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए इकोनॉमी में और कितनी नहीं, तो वो मॉनेटरी मैनेजर है एक तरीके का आरबीआई। ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे मॉनेटरी जब हम करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें मॉनेटरी फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे, वो हम इन डिटेल तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हम बात करें बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, तो जो भी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो आरबीआई ही इशू करता है। अगर कोई फंड की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? आरबीआई ही प्रोवाइड करेगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसलिए है बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है तो वो भी आरबीआई ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी का जो है मैनेजर कौन होता है? वो आरबीआई ही होता है। फॉरेन करेंसी मैनेजर बताया मैंने। करेंसी मैनेजर, करेंसी कौन इशू करता है? मैंने मनी वाले चैप्टर में बताया था,
एक्सेप्ट 1 रुपी नोट को छोड़ के कौन इशू करता है? आरबीआई ही इशू करता है। 1 रुपी नोट को कौन इशू करता है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि 1 रुपी नोट को कौन सी मिनिस्ट्री इशू करती है और कौन इशू करता है। ठीक है, ये जो है पेमेंट सिस्टम को अलाउ करता है। ये बैंकर टू द बैंक भी होता है। कैसे बैंकर टू द बैंक भी होता है? बैंकर टू द बैंक अगर हम बोले, ये सारे ऑपरेशंस को देखता है बैंक के। ये क्रेडिट कंट्रोल करता है कि कितना लोन देना है कितना नहीं देना। ये सीआरआर मेंटेन करता है। बैंक्स का जो है सीआरआर मेंटेन करता है। यस, बैंक्स यहाँ पे रखती हैं और वो कौन मेंटेन करता है? आरबीआई ही मेंटेन करता है सीआरआर भी। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कौन प्रोवाइड करता है लोन? इमरजेंसी के टाइम पे लोन कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई है। तो आरबीआई को बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है। मतलब यही लास्ट ऑप्शन है, आरबीआई से ऊपर कोई भी नहीं है बैंक का रेगुलेशन करने के लिए। आरबीआई इज द लास्ट ऑप्शन टू प्रोवाइड फंड टू द बैंक्स, और कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा तो केवल आरबीआई ही कर सकती है प्रोवाइड, और किसी के पास ऑप्शन नहीं। तो इसलिए इसको बोला जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये हो गया आरबीआई के फंक्शंस। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर कैसे है कि जो भी करेंसी इसका एक्सचेंज होता है इन डॉलर्स और इन यूरो और कोई सी भी करेंसीज हो, तो वो कौन मैनेज करता है? वो किसके पास करेंसी का जो है वो डिपॉजिट होता है फॉरेन करेंसी का, वो केवल आरबीआई के पास ही होता है। अंडर द फेमा एक्ट 1994, 1999 सॉरी, अंडर द एक्ट ऑफ फेमा एक्ट ऑफ 1999। ठीक है, ये प्लीज अब, ठीक है समझ आ गया? ये हो गया आरबीआई का रोल कि आरबीआई कैसे मैनेज करती है इकोनॉमी में। अब हम बात करें कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या प्रोवाइड करता है? बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये डिपॉजिट लेता है, लैंड करता है लोन्स, और ये बहुत सारी प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज लाइक फाइनेंशियल एडवाइस देता है, प्रोवाइड करता है पेमेंट सर्विसेज को भी, लॉकर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स को प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पीरियोडिक पेमेंट्स करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। बहुत सारे फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल्स दूं कमर्शियल बैंक्स के, अभी हमने पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी होती हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी होती हैं, फॉरेन सेक्टर बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, ये सारी बैंक्स होती हैं। अभी हम इन दोनों को तो बता देती हूँ मैं, बट ये जो फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स हैं ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए इतना ही बहुत है, बस इन दोनों को बता दो फिर मैं ये खत्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर होता है तो बहुत ज़्यादा बोरिंग बन जाता है, और जितना छोटा होता हम क्रिस्प फॉर्म में जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा उसको देख लिए तुरंत। चलो बता देती हूँ मैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो कौन मैनेज करता है? वो गवर्नमेंट ही मैनेज करेगी। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एसबीआई हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई। ये कौन सी बैंक है? ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो कि प्राइवेटली ओन्ड होती हैं और मैनेज भी प्राइवेट लोग ही करते हैं। एग्जाम्पल हो गया एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। ठीक है, और अब हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे बैंक्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। तो आज हमने क्या पढ़ा? बैंक्स एज अ कॉन्सेप्ट क्यों इमर्ज हुआ, नेशनलाइजेशन क्यों हुआ बैंक्स का, बैंक्स के फंक्शन क्या हैं, यस, और आरबीआई के बारे में पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली आज हमने बहुत छोटे से लेक्चर में। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आगे जल्दी जल्दी वीडियोस को, इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँ, और फिर मैं एक जो एमसीक्यू सीरीज़ लाऊंगी फिर इसके बाद, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा यूपीएससी की प्रिपरेशन में और यूपीएससी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन बाय बाय, सी यू, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ।